हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से बेटा कर रहे होंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत एक चैप्टर को कवर कर रहे थे जिसका नाम है डाइजेशन सिस्टम। क्या नाम है बेटा? डाइजेशन सिस्टम। उस चैप्टर के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजों पे बातें की थी और बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश भी की थी। चलो 2 मिनट लेते हैं, 2 मिनट में जितना कुछ हमने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा है सारा का सारा रिकॉल करेंगे। उसके बाद बेटा क्लास को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने आपको छोड़ा था। ठीक है, चलो देखो बेटा हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम बोले तो पाचन तंत्र। ठीक है, हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत एक फिगर को बनाया था, एक बड़ा सा फिगर बनाया। तो फिगर में हमने सारा का सारा इंक्लूड कर दिया था। हमने कहा था जिसने अगर फिगर को समझ लिया उसको इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। अगर फिगर सही से समझ आ गया उसके बाद उसको कुछ नहीं पढ़ना होगा। फिर हमने सेकेंड कॉन्सेप्ट बताया था। हमने कहा पाचन क्रम, यानी कि जो डाइजेशन का जो फ्लो क्रम है, डाइजेशन का जो फ्लो चार्ट है वो कैसा है, उसको भी हमने बहुत अच्छे से हमने कहा जिसने फिगर को समझा उसको डाइजेशन फ्लो चार्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। वो बहुत अच्छे से बताएगा। मुंह से खाना खाया, ग्रसनी गया, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में छोटी आंत, छोटी आंत के तीनों पार्ट ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम, फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत के तीनों पार्ट सीकम, कोलोन, रेक्टम और उसके बाद एनस से हमारा भोजन बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पाचन का क्रम था। इसके बाद हमने मुख गुहा पढ़ी। हमने कहा इसको कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी तो हमने कहा इसके अंतर्गत जीभ पाई जाती है मुख में, दांत पाए जाते हैं मुख में, लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं मुख में। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां। हमने जीभ को डिफाइन किया। हमने कहा जीभ के आगे वाले भाग से मीठा, जीभ के पीछे वाले भाग से कड़वा, जीभ के बगल वाले भाग से नमकीन और जीभ के मध्य वाले भाग से खट्टा। हमने दांत पढ़ाना स्टार्ट किया। हमने कहा दांतों में, हमने कहा दांत 3-4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर्स, मोलर्स। हमने कहा डेंटल फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था बेटा 21-23 बटा 21-23 इंटू 2, यानी कि ऐसे ही हमारा निकल रहा था 2 1 3 2 5 3 8 8 8 16 और 16 दूना 32। ये हमारा डेंटल फार्मूला था। फिर हमने लार ग्रंथियां पढ़ी, यहीं पे हमने लाइपेज को पढ़ा, यहीं पे हमने माइलेज को पढ़ा। ठीक है, यहीं पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन किया, यहीं पे हमने बैक्टीरिया का पाचन किया। ऐसे ही बेटा फिर हमने मुख गुहा के बाद में फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने ग्रसनी कवर की। हमने ग्रसनी को पढ़ा। हमने ग्रसनी के बाद में हमने ग्रास नली को पढ़ा। हमने ग्रास नली के बाद में हमने आमाशय को पढ़ा और आमाशय के बाद में बेटा हमने छोटी आंत को पढ़ा। किसको? छोटी आंत को। और हमने कहा था छोटी आंत पे हम लोग पूरा का पूरा पाचन कराने लगे थे। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, वसा का पाचन और प्रोटीन का पाचन। इन सब का पाचन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होने लगा था। ठीक है, और यहीं पे हमने एपिग्लोटिस के बारे में भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। एपिग्लोटिस को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। तो नेक्स्ट क्लास का हमारा जो लास्ट पॉइंट था बेटा वो हमें बहुत अच्छे से याद है। हमने कहा था इमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? हमने बताया वसा, लिपिड्स का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और हमारा लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट बेटा यही था। हमने कहा था आमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। देखो हमने बताया था आमाशय में क्या होता है? एससीएल होता है। और एससीएल जहां होगा वहां अम्ल, एससीएल जहां होगा वहां अम्ल। हमने कहा था कि आमाशय में भोजन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, यहीं से लास्ट पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं। हमने कहा आमाशय में भोजन की प्रकृति कैसी होती है? आमाशय में भोजन की प्रकृति कैसी होती है बेटा? तो आमाशय में भोजन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। और हमने कहा अगर हमारे पेट के अंदर अम्ल है बेटा तो जाहिर सी बात है हम कुछ भी खाएंगे वो राख हो जाएगा, कुछ भी खाएंगे वो राख हो जाएगा। इसीलिए हमने बताया था कि जो यकृत है बेटा, यकृत से एक रस का स्राव होता है जिसको हम लोग कहते हैं, एक रस का स्राव होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा पित्तरस। क्या कहते हैं? पित्त रस। और हमने कहा पित्तरस को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं बेटा? बाइल जूस। और हमने कहा ये बाइल जूस जो है ना बेटा, यहां से क्या निकलता है? यहां से निकलता है क्षार। और
आमाशय में हमारे भोजन की प्रकृति कैसी, अम्ली, और जब अम्ल और क्षार दोनों का मिक्सअप होता है तो चीजें कैसी हो जाती हैं बेटा, तो हम बड़े आसानी से बता पा रहे होंगे चीजें कैसी हो जाती हैं, उदासीन। कैसी, उदासीन। उदासीन बोले तो न्यूट्रल, उदासीन बोले तो न्यूट्रल। देखो बेटा 2 मिनट लगे, जो भी हमने पिछली क्लास की थी सारा का सारा एक बार रिकॉल कर लिया। देखो पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका बेटा यही होता है, आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कितने भी सर्वज्ञानी टीचर से पढ़ लो, जब तक आपने अपने सब्जेक्ट का बैकअप रिवीजन नहीं लिया, हम गारंटी ले सकते हैं कि आपको चीजें अच्छे से कंठस्थ नहीं हो पाएंगी। जब थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली बेस का अपना तैयार करते रहो और चीजों को रिकॉल करते रहो, रिवाइज करते रहो, चीजों को धीरे धीरे तरीके से समझते रहो, वही पढ़ाई हमारे लिए सबसे बेस्ट पढ़ाई होती है। आप कितना भी प्यारा सा सुंदर सा नोट्स 5 कलर्ड यूज पेन से नोट्स बना लो, रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, जैसा भी बेटा अच्छा सा सुंदर सा नोट्स बना लो, और वो नोट्स कितना भी सुंदर लगे देखने में, अगर उस नोट्स के अंदर लिखा हुआ आपके माइंड में सेट नहीं है तो फिर वो नोट्स किसी काम का नोट्स नहीं है। तो देखो 2 मिनट लगे और हमने सारा का सारा पिछली जो भी क्लास में बेटा हमने किया था सारा का सारा रिकॉल कर लिया। चलो तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा यकृत। ये होगा पाचन का लास्ट पार्ट। आज की क्लास पाचन की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद हम लोग नए चैप्टर के दौरान पढ़ जाएंगे जिसका नाम होगा ब्लड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रक्त, जहां से अक्सर किसी न किसी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो लगाओ बेटा हेडिंग यकृत, लगाओ बेटा हेडिंग यकृत। ठीक है, आज हम लोग इस यकृत को समझते हैं। यकृत हमने कहा इसको क्या कहते हैं बेटा इंग्लिश में, लीवर। क्या कहते हैं, लीवर। हमने कहा यकृत बोले तो लीवर। चलो हमने कहा यकृत लीवर, हमने कहा इसी को हम लोग और भी क्या कहते हैं, जिगर। क्या कहते हैं, जिगर। देखो मम्मा बोलती है ना अक्सर ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, भले ही मम्मा को ना पता हो कि जिगर होता क्या है, लेकिन वो मम्मा बोलती है ना कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो जरूर जाहिर सी बात है कि मम्मा अगर इतने प्यार से कह रही है मेरे जिगर का टुकड़ा है तो वो उसकी बॉडी का बहुत अभिन्न अंग है। इतना, और ये यकृत हमारी बॉडी का कितना अभिन्न अंग है आइए समझते हैं धीरे धीरे करके। देखो हमने कहा हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा यकृत। क्या होगा बेटा, यकृत। हमने कहा यकृत बोले जिगर बोले बात एक ही है। चलो एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा यकृत का अध्ययन, याद करो मेरी पहली क्लास, जहां जहां मेरी पहली क्लास का वर्ड यूज होगा हम आपको जरूर इंडिकेट करेंगे। याद करो मेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वाली क्लास। हमने कहा जहां जहां हिपैट वहां वहां यकृत। तो यकृत का अध्ययन बेटा किसके अंतर्गत करते हैं, तो हमारा उत्तर होगा हिपैटोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करते हैं, हिपैटोलॉजी के अंतर्गत। यकृत का अध्ययन किसके अंतर्गत, हिपैटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हमने कहा यहीं पे हमने जाना कि यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हमने अभी जस्ट बताया कि यकृत से एक रस का स्राव होता है जिसका नाम है बाइल जूस। क्या नाम है बेटा, बाइल जूस, जिसका नाम है बाइल जूस। बाइल जूस बोले तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पित्तरस। क्या कहते हैं बेटा, पित्तरस। बाइल जूस यानी कि पित्तरस। हमने कहा ये क्या करता है, यकृत इसका स्त्रावण करता है। पित्तरस बाइल जूस का स्त्रावण करता है कौन, यकृत करता है। स्त्रावण का मतलब बाहर निकालता है ना। तो हमने कहा यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी, हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ, पहला पॉइंट हुआ यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी। दूसरा हमने कहा यकृत से एक रस का स्राव होता है जिसका नाम पित्तरस। हमने कहा ये किसका स्त्रावण करता है, तो पित्तरस का स्राव करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे बेटा, हमने कहा जो यकृत है ना, अब इस बात करें कि इस पित्तरस का जो यकृत है ना इसको कहां संचित करता है, कहां स्टोरेज करता है, तो हमने याद करो फिगर में ही हमने डिफाइन किया था। देखो हमने बहुत अच्छे से कहा था बेटा कि जिसने फिगर को बहुत अच्छे से समझ लिया उसको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। हमने कहा यकृत से निकला पित्ताशय, पित्ताशय बोले तो गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर से निकलता है पित्तरस। तो हमने कहा कि जो बाइल जूस है इसको कौन संचित करता है, यानी कि इस बाइल जूस का जो संचित यानी कि स्टोरेज कौन करता है, तो हमने कहा यकृत के अंदर होता है क्या, इसको संचित कौन करता है, पित्ताशय। कौन, पित्ताशय। पित्ताशय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गाल ब्लैडर। क्या, गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं बेटा, गाल ब्लैडर। पित्ताशय को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गाल ब्लैडर। क्या कहते हैं बेटा, गाल ब्लैडर। ठीक है, गाल ब्लैडर। पित्ताशय
यही इसको स्टोर करता है। संचित का मतलब यही इसको स्टोर करता है। तो पित्रस हमारा कहाँ स्टोर होता है बेटा? पित्ताशय में स्टोर होता है। देखो बहुत अच्छे से धीरे धीरे कवर करेंगे, पूरा का पूरा यकृत आपका आज खोल के रख देंगे, और आपको ये भी बेटा बता देंगे कि यकृत हमारी बॉडी का कितना अभिन्न अंग है। आइए धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से चीजों को बेटा समझते हैं, साथ साथ चलते हुए, और साथ साथ बहुत अच्छे से चीजों को समझते हुए चलेंगे। हमने पढ़ना स्टार्ट किया यकृत, हमने कहा यकृत को लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं। हमने कहा इसका अध्ययन हिपैटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हमने कहा यकृत से एक रस का स्राव होता है जिसका नाम है बाइल जूस, और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पित्तरस। हमने कहा इस बाइल जूस का स्टोर कहाँ होता है? हमने कहा यकृत के पित्ताशय में। कहाँ? पित्ताशय में। ठीक है, चलो अब हमने कहा यहीं पे एक पॉइंट और इंक्लूड करेंगे जो हजार बार एग्जाम में पूछा गया है। कहते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हमारा उत्तर होगा बेटा यकृत। देखो कितने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए? 5 पॉइंट। कितने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए? 5। हमने कहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत। हमने कहा बोले तो लीवर। हमने कहा बोले तो लीवर। ठीक है, चलो आओ, हमने कहा इसका वजन कितना होता है, यहीं पे हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। ऐसे पॉइंट डालते चले जाओ, टोटल पॉइंट जितने होंगे हम लास्ट में देख लेंगे। हमने कहा इसका वेट कितना होता है, इसका वजन कितना होता है, वजन, हमने कहा इसका वेट कितना होता है। तो हमारा उत्तर होगा इसका वेट बेटा कितना होता है? इसका वेट होता है 1 kg से लेके 1.5 kg तक। कितना होता है इसका वेट? कितना होता है? 1 kg से लेके बेटा 1.5 kg तक। कितना होता है? 1 kg से लेके 1.5 kg तक इसका वजन होता है। ठीक है, तो देखो हमने बताया कि जो यकृत है ना बेटा, इसका वेट कितना होता है? तो हमने कहा 1 kg से लेके 1.5 kg इसका वजन होता है। अब हमने कहा कि ये स्थित कहाँ होता है, इसको भी तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे। हमने कहा ये कहाँ स्थित होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ स्थित होता है। तो याद करना, जिसने जिसने फिगर को बहुत अच्छे से डिफाइन किया अपने नोटबुक्स में बेटा, वो पलटा के एक बार उस पेज को देखे, हमने उसको कहाँ पे डिफाइन किया, हमने उसको कहाँ पे बनाया है। ये राइट साइड पे स्थित होता है। कहाँ होता है? राइट साइड पे स्थित होता है। राइट साइड पर बेटा स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? राइट साइड पे स्थित होता है। तो देखो आओ एक बार एक ही स्लाइड में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखो अभी पढ़ेंगे हम, सारे पॉइंट बहुत अच्छे से कवर करेंगे। पहले एक बार मेरे साथ साथ रिकॉल करो। हमने कहा यकृत बोले तो लीवर, बोले तो जिगर। हमने कहा इसका अध्ययन हिपैटोलॉजी। हमने कहा यहां से एक रस का स्राव होता है जिसका नाम बाइल जूस। बाइल जूस को हम लोग हिंदी में कहते हैं पित्तरस। क्या कहते हैं? पित्तरस। हमने कहा बेटा कि इस पित्तरस का स्टोरेज कहां होता है? तो हमारा उत्तर हो गया पित्ताशय, जिसको हम लोग कहते हैं गाल ब्लैडर। हमने कहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। हमने कहा इसका वजन कितना होता है? तो हमने कहा 1 kg से लेके 1.5 kg इसका वेट होता है। 1 kg से लेके 1.5 kg इसका वजन होता है। और बात करें स्थिति की कि ये स्थिति इसकी कहाँ है, बात करें स्थिति की कि ये स्थित कहाँ होता है, तो हमने कहा ये राइट साइड पर स्थित होता है। कहाँ होता है? राइट साइड पे स्थित होता है। अब चलो, तो ये कुल मिला के 6 कॉन्सेप्ट, 6 पॉइंट हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। चलो एक बार क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे इसी का बचा हुआ पार्ट 7 नंबर पॉइंट। कौन सा बेटा? 7 नंबर पॉइंट। हमने कहा शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। क्या कहते हैं बेटा? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। इसी को हम लोग कहते हैं शरीर की रासायनिक, एक बार सही से लिखेंगे, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला इसी को कहते हैं। शरीर की रासायनिक, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं यकृत को। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हमारा हो गया कि शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला क्या है। तो हमारा उत्तर होगा बेटा शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहते हैं? हम बताएंगे बेटा शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। अब यकृत के अंदर एक होता है
डिटॉक्सिफिकेशन। क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। यकृत के ही अंदर एक जांच है एक प्रकार की, ये क्या? डिटॉक्सिफिकेशन। क्या? डिटॉक्सिफिकेशन। ये किस लिए कराया जाता है बेटा? तो ये जहर का पता, जहर को शांत, जहर को शांत करने के लिए, जहर को शांत करने के लिए, जहर को शांत करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से होती है तो हमारा यकृत बता देगा बेटा। यकृत, अब तुम समझ लो। अब लाइफ में कभी ऐसा ना करना कि हम गुस्से में आके कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे हमारी लाइफ डिस्टर्बेंस हो जाए, मेरी लाइफ को कोई क्षति पहुंच जाए। देखो गुस्से में लोग आकर क्या करते हैं भाई, गले की दवा खा लेंगे, बोटॉक्स पी लेंगे, वो जो बालों में जो डाई की जाती है उसको उसको पी लेते हैं। गुस्से में आके ऐसे बहुत सारे लोग कदम उठा लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम ये कदम तो उठा रहे हैं, लेकिन इसकी एक एक जानकारी हमारा यकृत बता देगा कि इसने गले की दवा खाई है, इसने दूध में मिक्स होने वाली दवा खाई है, इसने बोटॉक्स पी लिए है, इसने डाई खा ली है। कुछ भी ऐसा, कुछ भी जहर, जहरनुमा पदार्थ अगर आप कुछ भी बेटा खाओगे तो इसका पता हमारा कौन? यकृत कर लेगा। और बेटा खाना ही किस लिए? वन टाइम्स लाइफ मिलती है, क्यों ऐसे कदम उठाओ? इतने अच्छे से अपनी लाइफ को जियो, इतना अच्छे से अपनी लाइफ को सेट करो कि जीवन में कभी ऐसे कदम ना उठाना पड़े। भाई अप्स एंड डाउन्स लाइफ के पार्ट होते हैं, और जो इनको झेल गया वही एक सच्चा आर्ट कलाकार है, वही एक सच्चा कलाकार है। वो सच में लाइफ को जी रहा है। जो हार को देख के खुद हार गया तो फिर वो व्यक्ति इंसान नहीं है, क्योंकि हार को देखने के बाद में हमें जीतने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी बार हार आपके हाथ लगेगी, आप प्रयास करिए, आप जीतने की कोशिश करिए, एक दिन आपको जीत भी अवश्य मिल जाएगी। तो देखो लाइफ में ऐसे कोई कदम ना उठाओ, और अगर उठाओगे तो हमारा यकृत डिफाइन कर देगा कि भाई साहब ने गले की, दूध की, डाई कुछ भी खाया है, वो एक एक हमारा यकृत पता लगा देगा। तो हमने कहा डिटॉक्सिफिकेशन होता है जो क्या करता है, अगर किसी व्यक्ति की, अगर किसी व्यक्ति की, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई है, जहर खाने से हुई है, तो यकृत से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यकृत का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट काम देख लिया कि यकृत शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला है। एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है जो जहर को शांत, जहर को शांत करने के लिए ये एक जांच है, जो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई है तो यकृत से उसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, यकृत से इसका पता लगाया जा सकता है। अब बात करें कि जो बच्चा है, जो भ्रूण है, जो बच्चा है, जो भ्रूण है, ये भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 स्टार पॉइंट है, लगा लेना बेटा, मेरी बात को बहुत अच्छे से मानते हुए चलना। लगा लेना पॉइंट ये कि पॉइंट नंबर 9, और लगा लेना, लिखना कि जो भ्रूण है, भ्रूण, जो भ्रूण है ना बेटा, जो भ्रूण है, भ्रूण बोले तो बच्चा, यानी कि जो बच्चा है ना, भ्रूण में रक्त का, भ्रूण में रक्त का निर्माण, भ्रूण में रक्त का निर्माण कहां होता है? बोलो, यकृत में होता है। जो बच्चे हैं ना, इनमें रक्त का निर्माण कहां होता है? यकृत में होता है। अच्छा चलो, अगर बच्चे हैं, जो जो बच्चा है, भ्रूण बोले तो बच्चा, भ्रूण बोले तो बच्चा, हमने कहा बच्चा की बॉडी में रक्त का निर्माण कहां होता है? तो हमारा उत्तर होगा लीवर में होता है भैया। कहां होता है? लीवर में होता है। अगर हम पूछ दें कि हम लोगों की बॉडी में रक्त का निर्माण कहां होता है, तो हम ब्लड वाला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे डिफाइन करेंगे, रेड बोन मैरो, जिसको हम लोग कहते हैं लाल अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं बेटा? लाल अस्थि मज्जा, यहाँ पे होता है हम लोगों की बॉडी में। वैक्स की बॉडी में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में। बच्चों की बॉडी में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो हम बताएंगे भ्रूण, भ्रूण, भ्रूण बोलेंगे। हमने कहा भ्रूण बोले या बच्चा बोले, हमने कहा इनकी बॉडी में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारा उत्तर होगा बेटा लीवर। क्या होगा? लीवर। अब एक पॉइंट और लिख लेंगे, हमने कहा ये यकृत हमारा शराब,
शराब बोले तो अल्कोहल, शराब बोले तो अल्कोहल, शराब बोले तो अल्कोहल। हमने कहा ये हमारा यकृत शराब पीने से खराब हो जाता है। ठीक है, शराब पीने से खराब हो जाता है, शराब पीने से खराब, शराब पीने से खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा कहते हैं ये अल्कोहल वगैरह ना पीना चाहिए। क्यों ऐसा, इन सब ऐसे सारे पदार्थों को हम लोग सेवन में लेते हैं, क्यों लेते हैं मुझे नहीं पता, बट लोग बहुत चाव के साथ लेते हैं। इसके लिए लोग मरना भी मंजूर समझते हैं, कहते हैं मर जाएंगे लेकिन ये नहीं बंद करेंगे। भाई साहब क्या उनकी बॉडी का सिम्टम्स है, क्या उनकी बॉडी का रीजंस है, आई डोंट नो, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ऐसे पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईश्वर का दिया हुआ एक पूरा समूचा शरीर इसलिए मिला है कि आप अच्छे कर्म कर सको, लोगों के साथ लोगों का हाथ बटा सको, उनके साथ परोपकार कर सको, एक दया दृष्टि की भावना रखनी चाहिए, हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। क्यों किसी के प्रति इतनी निगेटिविटी फैलानी, क्यों किसी के प्रति ऐसे ऐसे गलत काम करने, कुछ भी ऐसा ना करना चाहिए। वन टाइम्स लाइफ मिली है तो एक अच्छे तरीके से जियो इस लाइफ को। ये अल्कोहल वगैरह पीकर आप क्या साबित करना चाहते हो, और दूसरों की 10 गालियां सुनते हो, और इससे पीने से हमारा बॉडी का इतना अभिन्न अंग भी खराब हो रहा है। जो यकृत बेटा कुछ भी खाओगे यकृत से क्षार निकलेगा और पित्तरस से क्षार निकलेगा और भोजन में एनर्जी देगा। जब यही खराब हो जाएगा तो मैं कितना भी 56 प्रकार का क्यों ना खा लें, जब उससे एनर्जी ही नहीं मिलेगी। भाई अगर ये खराब हो जाएगा तो हमारे भोजन को न्यूट्रल कैसे किया जाएगा। जब यकृत खराब होगा तो पित्तरस नहीं निकलेगा, पित्तरस नहीं निकलेगा तो क्षार नहीं निकलेगा, क्षार नहीं निकलेगा तो हमारा भोजन जो एसिड है वो क्या करेगा, अंदर विस्फोट पैदा करेगा। एसिड का नाम बुरा, एसिड का नाम बुरा कहीं डालो वो अपनी रिएक्शंस कर लेता है। ठीक है, और हमने कहा इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। हमने कहा कि जो यकृत है ना बेटा, जो यकृत है ना ये क्या करता है, यकृत विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण लीवर में होता है। कहा, विटामिन ए, विटामिन ए। बोलो बेटा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, कमेंट्स में बोलो। विटामिन ए का विटामिन ए और यूरिया, और यूरिया देखो दोनों चीजें हमने आपको पढ़ाई होगी। अगर यूरिया के बारे में ना बताया होगा तो आगे बताएंगे। विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण, विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है बेटा, तो हमारा उत्तर होगा विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है। तो देखो याद करो हमने बताया था ना जब विटामिन पढ़ाए थे, हमने बताई थी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, इसी को एक्सोफाइटल कहते हैं। हमने कहा इसके स्रोत क्या होते हैं, हमने कहा पीले फल, कौन, पीले फल, गाजर, पपीता। हमने कहा ये सारे के सारे इसके क्या है, स्रोत हैं। और हमने कहा अगर इनको हम लोग खा लेते हैं तो ये यकृत क्या करता है, इनको विटामिन ए में परिवर्तित कर देता है। कौन, विटामिन ए में कौन परिवर्तित कर देता है, हमारा यकृत परिवर्तित कर देता है। तो इसीलिए हमारा पॉइंट बना कि विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, लीवर में होता है। लीवर बोले तो यकृत में होता है। कहाँ होता है बेटा, यकृत में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने एक ये भी पॉइंट राइट डाउन कर लिया। अब फिर से याद करो, अब फिर से याद करो बेटा, हमने पहली क्लास में एक पॉइंट लिखाया था, हमने कहा था जहां जहां हाइड्रो वहां वहां पानी, जहां जहां हाइग्रो वहां वहां आर्द्रता, जहां जहां जीरो वहां वहां सूखा, जहां जहां कार्डियो वहां वहां हृदय। और हमने बताया था बेटा यहीं पे हमने कहा कि जहां जहां कार्डियो वहां वहां हृदय, और हृदय से जुड़ी हुई हमने बातें बताई थी। हमने कहा हृदय के अंदर एक जांच होती है जिसका नाम ईसीजी होता है। क्या होता है, ईसीजी। ऐसे हमने बहुत सारे, फिर जहां जहां हेपेट वहां वहां यकृत, यकृत की ही जगह हमने लिखाया था कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किस में होता है, यकृत में। तो सबसे कम किस में होता है बेटा, ये भी हमने वहीं पे इंक्लूड करा दिया था। हमने कहा मानव शरीर में, ऐसे लिख लेंगे, मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन, कौन, पुनरुद्ध भवन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, पुनरुद्ध भवन को इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन पावर। क्या कहते हैं बेटा, रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन पावर। पुनरुद्ध भवन का मतलब रीजनरेशन पावर। हमने कहा कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन यानी कि रीजनरेशन पावर की क्षमता किस में होती है, रीजनरेशन की क्षमता किस में होती है,
बोलो मानव शरीर में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर की क्षमता किसमें होती है? तो हमारा उत्तर होगा बेटा, हमारा उत्तर होगा क्या? यकृत। क्या होगा? यकृत। बेटा यकृत को लीवर। क्या होगा? लीवर। ठीक है, तो रीजनरेशन पावर, अब यहीं पे हमने एक पॉइंट डलाया था, हमने कहा अगर सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर, यानी कि हमारा अगर लीवर खराब होगा तो वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा, लेकिन अगर मस्तिष्क पे चोट आ गई तो हमें नहीं पता होता है हम कब सही हो पाएंगे। लोग कोमा में चले जाते हैं, 2-2 साल लोग कोमा में ही पड़े रहते हैं, 2-2 साल लोग कोमा में ही पड़े रहते हैं, उनको नहीं पता होता है बेटा कि हम कब रिकवरी कर पाएंगे, कब हम पूर्ण उसी स्थिति में आ पाएंगे जिस स्थिति से हम लोग जी रहे थे, जिस स्थिति से हम लोग जी रहे थे। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, जो ह्यूमन बॉडी है इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किस में होती है? तो हमारा उत्तर होगा इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर बेटा किस में होती है? यकृत में होती है। ठीक है, आओ चलो इस तरीके से हमने, ये रही मेरी ये आज की क्लास की दूसरी स्लाइड है। कौन सी? दूसरी स्लाइड। देखो हमने बताया शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसको? यकृत को कहते हैं। हमने कहा एक डिटॉक्सिफिकेशन, एक जांच होती है जो जहर का पता लगाती है। क्या? जो जहर का पता लगाती है। अगर किसी व्यक्ति ने की मृत्यु जहर खाने से हुई है तो इसको, तो यकृत से इसका पता लगाया जा सकता है। हमने कहा भ्रूण में रक्त का निर्माण कहां होता है? यकृत में। हमने कहा शराब यानी कि अल्कोहल पीने से हमारा यकृत खराब हो जाता है। हमने कहा विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण कहां होता है? यकृत में होता है। हमने कहा मानव शरीर में सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन, पुन का मतलब पुनः, रुद्र का मतलब निर्माण, भवन यानी कि भवन, पुनरुद्ध भवन की सबसे ज्यादा क्षमता किसमें होती है? यकृत में। यकृत डैमेज होगा तो बहुत जल्दी रिकवरी कर ले जाता है। कौन? यकृत बहुत जल्दी रिकवरी कर लेता है बेटा। तो इस तरीके से हमने ये टोटल 12, एक पॉइंट और यहीं पे ही इंक्लूड कर लेंगे। हमने कहा अगर एक पॉइंट और यहीं पे इंक्लूड कर ले, पॉइंट नंबर 13 डाल के, और लिख लें कि बेटा एक रोग होता है हेपेटाइटिस। कौन सा रोग बेटा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बताओ, सोचने लायक क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये सोचने लायक क्वेश्चन है। भैया ने बताया जहां जहां हिपेट वहां वहां यकृत, बात खत्म, उत्तर भी मिल गया। हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हमारा लीवर प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर हमारा प्रभावित होता है। तो इस तरीके से हमने यकृत से जुड़े कम से कम 13 पॉइंट, और देख लेना आप बेटा, मेरी बात को भरोसा मानना, आप किसी भी नोटबुक्स को खोलोगे 2-4 पॉइंट ही मिलेंगे। हमने आपको 13 पॉइंट, और मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, अगर यकृत से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कह सकते। यकीन मानना, हमने जितना कुछ आपको यकृत में पढ़ा दिया है, और इससे फिर कुछ भी बाहर नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक बार पूरा का पूरा यकृत, अभी चलो इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आज इस चैप्टर को खत्म करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर हम लोग बहुत अच्छे से चीजों को रिकॉल करेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को धीरे धीरे रिकॉल करेंगे। चलो आओ, तो ये रही बात किसकी की? यकृत की। हमने यकृत को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ठीक, अब हमने जो छोटी आंत थी उसमें हमने ड्यूडनम के हिस्से को पढ़ लिया था। अब ड्यूडनम के बाद जेजुनम बचता है, इलियम बचता है। तो जेजुनम और इलियम, यहां पे क्या देखो, तीनों का पाचन कहां ग्रहणी में हो गया था? तो ड्यूडनम और वहां, और क्या कहते हैं, इलियम में पचा हुआ भोजन आएगा। कौन? पचा हुआ भोजन आएगा। अब अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब बस एक ही पार्ट बचा था, कौन? बड़ी आंत। कौन सा? बड़ी आंत। और बड़ी आंत के लिए हमने बताया था यहां इनके 3 हिस्से होते हैं, एक होता है सीकम, एक होता है कोलोन, और एक होता है रेक्टम, एक होता है रेक्टम। और हमने कहा ये रेक्टम जो है ना, ये रेक्टम क्या है बेटा? हमने कहा ये रेक्टम यानी कि यहाँ पे जो रेक्टम है ना बेटा, ये क्या है? ये मलाशय, एक तरीके से इसको मलाशय भी कह सकते हैं भाई। पचा हुआ भोजन एनस के माध्यम से, कहां से? एनस। एनस बोले तो गुदा,
एनस बोले तो गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। एनस के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एनस के माध्यम से पचा हुआ भोजन बाहर निकल जाता है, निकल जाता है। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। हमने कहा कि जो छोटी आंत का जो लास्ट पॉइंट है इलियम, कौन, इलियम, यहीं पे पाचन समाप्त हो जाता है भाई। पाचन कार्बोहाइड्रेट्स वसा प्रोटीन को तो हमने ऑलरेडी ग्रहणी में पचा लिया था। तो जो छोटी आंत का जो लास्ट पार्ट है यहीं इलियम पे, यहीं पे पाचन समाप्त हो जाता है। यहीं यहीं पाचन समाप्त, यहीं पाचन समाप्त हो जाता है बेटा। यहीं पे पाचन समाप्त हो जाता है, किसमें, इलियम में, इलियम में। और ये क्या है, छोटी आंत का थर्ड नंबर, छोटी आंत का थर्ड पार्ट है। और हमने कहा बड़ी आंत, हमने कहा बड़ी आंत में ये पचा हुआ भोजन सीकम में आएगा, कोलोन में आएगा, और रेक्टम ये यानी कि ये पाचन पचा हुआ भोजन, इसी को हम लोग मलाशय भी कह सकते हैं, ठीक है। और हमने कहा मलाशय ये यानी कि एनस यानी कि गुदा के माध्यम से हमारा भोजन बाहर निकल जाता है, मलाशय के रूप में हमारा भोजन बाहर निकल जाता है। अब बेटा थोड़ा सा आप ये देख लो, क्या हमने कहा था बेटा, हमने इसी चैप्टर के अंतर्गत हमने फिगर में एक ग्रंथि को डिफाइन किया था जिसका नाम है अग्न्याशय ग्रंथि। क्या नाम है बेटा, अग्न्याशय ग्रंथि। हम चाहेंगे कि ये ग्रंथि हम लोग यहां ना डिफाइन करके, यहां ना डिफाइन करके हम ये ग्रंथि आपको बेटा कहां पे डिफाइन करेंगे, ये ग्रंथि हम आपको जब ग्रंथि चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छे से बेटा इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आओ एक बार थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा हम लोग पूरी की पूरी क्लास को रिकॉल करते हैं। इसके बाद में आज इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं। कल से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे। क्या करेंगे बेटा, नए चैप्टर के साथ में एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। चलो तो आओ एक बार चलते हैं, पूरी की पूरी क्लास को हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग फिर क्लास को खत्म करते हैं। देखो बेटा हमने क्या किया था, आओ हमने कहा, हमने ये क्या है, हमने ये पिछली क्लास का पूरा एक रिवीजन लिया था। क्या लिया था, एक रिवीजन लिया था, पिछली क्लास का एक पूरा का पूरा रिवीजन लिया था। हमने कहा हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो हमने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाई। हमने कहा कि हमने इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिया है, हमने बताया बेटा इस चैप्टर के अंतर्गत डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत फिगर समझा, पाचन फ्लो चार्ट समझा, मुगुआ, दांत, जीभ, लार ग्रंथियां, ग्रसनी, ग्रासनली, छोटी आंत, ये सारी चीजों के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा। फिर हमने क्या किया, हमने कहा आमाशय में भोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। हमने कहा यहाँ एक यकृत से एक रस का स्राव होता है जिसको हम लोग कहते हैं पित्तरस। क्या कहते हैं बेटा, पित्तरस। हमने पित्तरस से कहा बाइल जूस निकलता है, और हमने कहा ये बाइल जूस से एक क्षार इंक्रीज होता है। क्षार बोले तो अम्ल, और हमने कहा क्षार बोले तो क्षार बोले तो हमने कहा कहां से निकलता है, बाइल जूस से। और हमने कहा एसिड अम्लीय प्रकृति होती है, जब ये दोनों मिक्सअप हो जाती हैं तो चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं, ठीक है। फिर हमने पूरे के पूरे यकृत को पढ़ना स्टार्ट किया, पूरे के पूरे यकृत को पढ़ना स्टार्ट किया। हमने कहा यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी, हमने कहा यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी। हमने कहा यकृत से एक रस निकलता है पित्तरस, जिसका स्त्रावण कौन करता है, यकृत। हमने कहा इसको संचित कौन करता है, पित्ताशय। हमने कहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। हमने कहा वजन इसका 1 से 1.5 kg, हमने कहा राइट साइड पर स्थित होता है। फिर हमने बेटा जाना, हमने कहा कि शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहते हैं, यकृत को कहते हैं। हमने कहा डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जहर खाने से अगर किसी इंसान की मृत्यु हो रही है तो हम पता लगा लेंगे किससे, यकृत से। हमने कहा भ्रूण यानी कि बच्चे में रक्त का निर्माण कहां होता है, यकृत में। हमने कहा शराब पीने से ये खराब हो जाता है। हमने कहा विटामिन ए और यूरिया का संश्लेषण कहां होता है, यकृत में। हमने कहा मानव शरीर में सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर किसमें होता है, यकृत में। हमने कहा हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, हमने बताया यकृत। हमने कहा पाचन का जो लास्ट पार्ट है वो कौन है, इलियम। हमने कहा बड़ी आंत के तीनों पार्ट सीकम, कोलोन और रेक्टम। हमने कहा रेक्टम को मलाशय कहते हैं, और मलाशय यानी कि एनस के माध्यम से हमारा भोजन जो मलाशय के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये थी बेटा पूरी की पूरी डाइजेशन के पूरे का पूरा चार्ट, और हमने बहुत अच्छे से चीजों को समझ लिया, और मुझे भरोसा है कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से बेटा समझ आएंगी होंगी। चलो ठीक है, तो आज अपनी क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और बहुत अच्छे से डेली बेसिस पे पढ़ाई करते रहिएगा। अब होली बाद आपको डेली बेसिस पे डेली का डेली बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में डेली का डेली क्लासेस मिला करेंगी। धीरे धीरे बहुत अच्छे से रिदम से ऐसे ही हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे, और अपनी
सफलता को बहुत जल्द सुनिश्चित कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।